हेलो स्टूडेंट्स, स्कॉलर स्टडी सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी रिसेंट में अपना जो 252 नंबर पेपर हुआ था, उसका जो इंग्लिश वाला पार्ट है, उसके जो 25 क्वेश्चंस है उनको मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आपको ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिएगा। पेपर अपना था 250 नंबर अपना पेपर है और इसका जो इंग्लिश वाला पार्ट है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखें तो एरर दे रखा है इसमें। नेचुरल सी बात है, मैं ज्यादा पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जब एरर लिखा हुआ है तो इससे हमें पता लग गया कि ये क्वेश्चन किससे रिलेट करता है, एरर से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसके बाद में देखेंगे इसमें क्या एरर बन रहा है। तो दे विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स पेरेंट्स हैव विद देयर ऑफस्प्रिंग्स, है ना। तो इसमें देखो एक सब्जेक्ट क्या है अपने पास, दे, इसका वर्ब कौन है, विल डिस्कस, इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट आ गया प्रॉब्लम्स, इसके बाद में फिर से देखो क्या दे रखा है, पेरेंट्स दे रखा है। तो पेरेंट्स है, ये फिर से एक बार क्या बन गया, अपना सब्जेक्ट बन गया, और जो हैव है वो इसकी मेन वर्ब बन गई, है ना। तो एक्चुअल में क्या चीज है इसमें, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है और ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये वर्ब नंबर 1 है और ये वर्ब नंबर 2 है। तो एक्चुअली इसमें क्लोज कितने बन गए, 2 क्लोजेस बन गए। तो कायदे से यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कंजंक्शन आना चाहिए था, लेकिन कई बार कंजंक्शन को ओमिट कर रखा होता है, छोड़ रखा होता है। तो इसमें कंजंक्शन को ओमिट कर रखा है। तो अपना एक ये क्लोज बन गया, एक क्लोज ये बन गया यहाँ तक, और दूसरा क्लोज कहां से शुरू है, पेरेंट्स से शुरू है। इसके बाद में हैव वर्ब आ गया, इसके बाद में विद दे रखा हुआ है, देयर ऑफस्प्रिंग्स, है ना। तो पेरेंट्स के साथ क्या दे रखा है, ऑफस्प्रिंग वर्ड दे रखा है। तो इस शब्द का मीनिंग होता है संतान। इस शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है संतान। इस शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है संतान। और इसी शब्द के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, इसी के लिए एक शब्द और होता है इशू। इसी के लिए अपने एक शब्द और क्या यूज कर सकते हैं, इशू। तो जब कभी ऑफस्प्रिंग वर्ड का यूज करें या इशू शब्द का यूज करें और जब इनका मीनिंग क्या हो, संतान हो, तो हमें इसमें कभी भी एस का यूज नहीं करना। इसके साथ हमें एस का यूज नहीं करना। एक्चुअली ऑफस्प्रिंग वर्ड है ना, वो अपने आप में प्लूरल ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है। मतलब इसके दोनों मीनिंग्स होती है, इसका इसी का मीनिंग सिंगुलर होता है और इसी का प्लूरल मीनिंग भी होता है। इसी प्रकार अगर इशू शब्द का अर्थ क्या चीज है, संतान है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है, इसमें एस का यूज नहीं करना। अगर इशू शब्द का दूसरा एक मीनिंग और भी होता है, अगर इसका मीनिंग है मुद्दा, अगर इसका मतलब है मैटर, तो हम इसका सिंगुलर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और हम इसका प्लूरल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। वो आवश्यकता अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म यूज किए जा सकते हैं। तो नेचुरल सी बात है, हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग, क्योंकि हमें इसमें इसका यूज करना ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को दे रखा है, एक बार फिर से एरर वाला क्वेश्चन है भाई। देखो एरर लिखा हुआ, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इन इट। कौन सा सेंटेंस का कौन सा पार्ट है जिसमें कोई एरर दे रखा है। तो सेंटेंस क्या दे रखा है, डियर डिस्ट्रेस हैड नो अफेक्ट ऑन हिम एज ही वाज डिटरमाइंड टू हैव हिज पाउंड ऑफ फ्लेश। तो एक चीज देखिएगा, एक शब्द होता है अफेक्ट, एक शब्द होता है इफेक्ट, ठीक है। जो ई की स्पेलिंग वाला शब्द है वो होता है नाउन, और जो ए की स्पेलिंग वाला शब्द है ये होता है वर्ब, ये होता है वर्ब, है ना। तो अब देख लो अपने पास वर्ब तो यहाँ पर हेड दे रखा है, वर्ब तो इसमें क्या दे रखा है, हेड दे रखा है। और इस वाक्य में हेड है वो क्या चीज है, मेन वर्ब है, क्योंकि हेड के बाद में और कोई वर्ब नहीं दे रखी, तो नेचुरल सी बात है हेड है वो खुद ही मेन वर्ब है। तो अब जब वर्ब दे रखा है तो आगे हमें यहाँ पर वर्ब की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है, नाउन की जरूरत है। तो हमें यहाँ पर अफेक्ट को किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें इफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको इफेक्ट में। तो ये बी पार्ट हमारा एरर हो गया। अब अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ये नो क्या चीज है, यहाँ पर
यहाँ पर ये नाउन से तुरंत पहले है, नेचुरल सी बात है, नाउन से पहले है, तो ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये नो यहाँ पर है नेगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये क्या चीज है, नेगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें अफेक्ट को यहाँ पर किस में चेंज करना पड़ेगा, इफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। और अगर इसी शब्द को हमें वर्ब के रूप में यूज करना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर ये अफेक्ट ही होता, ठीक है। तो अपने आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन में दे रखा है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अप्रोप्रिएट बोले तो जो एकदम करेक्ट है, जो राइट है, उस ऑप्शन को हमें फिल इन ब्लैंक करना है। जो भी ब्लैंक दे रखा है खाली स्थान उसमें हमें फिल करना है, किसको, जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, जो भी सही ऑप्शन है उसको, ठीक है ना। तो इसमें दे रखा है द कॉलमिस्ट वॉज वेरी जेंटल व्हेन ही मेंशन्ड हिज फ्रेंड्स बट ही वॉज। अब यहां पर देखो बट के बाद में ही भी हो सकता था, यहां पर ही नहीं दे रखा, लेकिन हमें मानना क्या है, अगर बट के तुरंत बाद में सीधे वर्ब दे रखा है तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट किसको मानना है, जो बट के पहले सब्जेक्ट दे रखा है। तो बट के पहले सब्जेक्ट किसको दे रखा है, ही को दे रखा है। तो यहाँ पर हमें किसको मानना है, सब्जेक्ट ही को ही मानना है, ठीक है ना। तो व्हेन ही मेंशन्ड हिज फ्रेंड्स बट ही वाज, लेकिन यहाँ पर ही लिखने की जरूरत नहीं है, वाज बिटर एंड इवन व्हेन ही डिस्कस्ड पीपल हु इरिटेटेड हिम। तो अब आपको एक चीज का पता है, एंड शब्द दे रखा है, और एंड के पहले क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बिटर, ओके। अब बिटर शब्द है वो कैसा, नेगेटिव शब्द है, और हमें पता है एंड के दोनों तरफ सिमिलर वर्ड्स आते हैं। अगर एंड के पहले वाला शब्द कोई नेगेटिव सेंस देने वाला शब्द है तो आगे वाला शब्द भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एंड है वो हमेशा कैसे शब्दों को जोड़ता है, सिमिलर वर्ड्स को जोड़ता है। कैसे, सिमिलर वर्ड्स को जोड़ता है, जिनके जो मीनिंग में कैसे होते हैं, समान शब्द होते हैं, ठीक है ना। अगर बट दे रखा हो, अगर हमें क्या दे रखा हो, बट दे रखा हो, तो बट हमेशा कैसे शब्दों को जोड़ता है, बट हमेशा डिसिमिलर वर्ड्स को जोड़ता है। बट हमेशा डिसिमिलर वर्ड्स को जोड़ना है। जैसे एक तरफ गुड दे रखा है और दूसरी तरफ डिसऑनेस्ट है, तो हमें इसके बीच में हम एंड का यूज नहीं कर सकते, बल्कि हमें किसका यूज करना पड़ेगा, बट का यूज करना पड़ेगा। और एक तरफ गुड है और दूसरी तरफ ऑनेस्ट है, तो चूंकि दोनों ही गुड सेंस देने वाले शब्द है तो हमें एंड का यूज करना पड़ेगा। हाँ, और अगर एंड के दोनों तरफ जरूरी नहीं है पॉजिटिव सेंस देने वाले शब्द, दोनों नेगेटिव हो तो भी एंड का यूज करना पड़ेगा। जैसे बैड एंड डिसऑनेस्ट, अब बैड है वो भी कोई बैड क्वालिटी है, और डिसऑनेस्ट होना है वो भी बैड क्वालिटी है, तो दोनों सिमिलर है, तो भी हमें बट का नहीं एंड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिटर का मतलब क्या होता है भाई, कड़वा। बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो एक्टर्बिक का भी मतलब क्या चीज होता है, कड़वा, शॉप। इसका मतलब होता है शॉप, बिटर। एक्टर्बिक बोले तो शॉप एंड बिटर। लैकोनिक का मतलब होता है शॉर्ट, इसका मतलब होता है शॉर्ट। यूजिंग फ्यू वर्ड्स, यूजिंग फ्यू वर्ड्स, बहुत कम शब्दों में किसी बात को कह देना। अब इसी लेकोनिक शब्द की वजह से मुझे एक चीज याद आ गई। लेकोनिया एक्चुअली स्पार्टा, जो आपने नाम सुना होगा, स्पार्टन लोग जो स्पार्टा के नागरिक है, तो स्पार्टा नाम की जगह है, वहां का एक शहर है उसका नाम है लेकोनिया। तो वहां के राजा को किसी ने, ये पुरानी बात है, एक हिस्ट्री की मैं आपको कोई स्टोरी में पढ़ा हुआ बता रहा हूं। तो वहां के लेकोनिया के राजा को किसी दूसरे राजा ने अपने मैसेंजर को भेजा उसके पास और धमकी दी उसको कि आप या तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, या तो आप हमारे गुलाम बन जाइए, और या तो फिर हम आपको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो उस लेकोनिया वाले जो लोग थे वो बहुत ब्रेव थे, बहुत वीर थे। स्पार्टा के आपने वो 300 जैसी मूवीज भी देखी होगी, आपने हॉलीवुड की कई फिल्में भी ऐसी 300 नाम से, जिसमें स्पार्टन्स को, लेकोनिया वाले लोगों को बहुत वीर दिखाया गया है ना। तो उस राजा ने एक ही जवाब दिया, इफ। एक ही शब्द में क्या दे दिया उत्तर, इफ मींस जो कर सकते हो करके दिखा दो। तो इसलिए लेकोनिया के लोगों के बारे में क्या बात बताई गई कि वो बहुत लंबी ज्यादा बात नहीं करते, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देती है, बस एक शब्द में पूरा काम निपटा दिया, किससे, इफ बोल करके। तो इसलिए लैकोनिक का मतलब क्या बन गया, अपनी बात को कम से कम शब्दों में बोल देना, ठीक है ना। तो लैकोनिक का मतलब होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करना।
रिमोर्सफुल का आपको पता ही है, रिमोर्स का मतलब क्या चीज होता है, पश्चाताप करना। अगर कोई आदमी अफसोस से, गिल्ट से भरा हुआ है तो उसको बोलेंगे रिमोर्सफुल बोलेंगे। स्टोइकल किसको बोलते हैं भाई, स्टोइकल वो आदमी जिसके अंदर कितना ही दुख, पेन, तकलीफ है लेकिन वो उसको सहन कर रहा है और किसी को शो भी नहीं कर रहा, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं स्टोइकल। ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई, बीटर शब्द का मतलब भी वही, कड़वा और शॉप है, और एक्रेडिक का मतलब भी वही है, तो नेचुरल सी बात है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 में बेटा इसमें पूछ रखा है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। हमने पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, अगर कहीं पर भी बेस्ट एक्सप्रेस लिखा है, अगर कहीं पर भी बेस्ट एक्सप्रेस लिखा है, इट मींस वी हैव टू गिव द सिमिलर ऑफ द गिवन वर्ड। हमें किसका यूज करना है, सिमिलर का यूज करना है, यानी हमें सिनोनिम बताना पड़ेगा इस शब्द का। किसका यूज करना पड़ेगा हमें, सिनोनिम का, है ना। तो बेस्ट एक्सप्रेस, सिमिलर, सिनोनिम, और एक होता है नियरेस्ट इन मीनिंग। बेटा सभी का मतलब ही क्या चीज होता है, नियरेस्ट इन मीनिंग। बेटा सभी का मतलब क्या चीज होता है भाई, सिनोनिम, है ना। तो हमें सिनोनिम बताना है किसका, ऑफ द गिवन वर्ड, जो भी शब्द हमें दे रखा है। गिवन वर्ड मतलब जो भी शब्द हमें दे रखा है। तो इसमें शब्द क्या दे रखा है, वॉइड, ठीक है ना। वॉइड का मतलब होता है खालीपन, वॉइड का मतलब होता है खालीपन, वॉइड का मतलब रहता है खालीपन, ठीक है ना। तो खालीपन के लिए आपने शब्द सुनेंगे वैक्यूम। वैक्यूम कौन सी अवस्था को बोलते हैं, निर्वात अवस्था, जिसको हिंदी में अपने निर्वात बोलते हैं। निर्वात मतलब हवा से रहित, जिसमें किसी प्रकार का कोई वायु का अंश नहीं होता, उसको निर्वात बोलते हैं, है ना। तो उसको वैक्यूम बोलेंगे। तो बेटा इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा भाई, वैक्यूम हो जाएगा। बाकी तीन शब्द है, इनके बारे में आपको पता ही है। रेयर कौन सी चीजें होती है, बहुत मुश्किल से मिलने वाली, थिंग्स दैट आर फाउंड टू बी वेरी हार्डली, स्केर्सली, वेरी हार्ड एंड स्केर्स जो चीजें होती है ना, उसको रेयर बोलती है। कोई चीज जो बहुत ही स्केर्स है, बहुत ही बेयर है, उसको क्या बोल देते हैं भाई, रेयर बोल देते हैं। स्केर्सिटी किसी चीज की कमी, अब ये दोनों तो सेम ही शब्द है। रेयर से क्या बन सकता है, रेयरिटी, तो स्केर्स से क्या बन जाएगा, स्केर्सिटी बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वाइगर का मतलब आपको पता ही है, शक्ति। वाइगर का मतलब क्या चीज होता है, शक्ति। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसका, वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम का मतलब भी खालीपन और वॉइड का मतलब भी खालीपन। तो अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन हो गया अपना 80 नंबर में बेटा फिर से वही एक बेस्ट एक्सप्रेसेस पूछ रखा है ना। अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। अब बेस्ट एक्सप्रेसेस से हमारा मतलब सिनोनिम पूछ रहा है ना, किस चीज का, ऑफ द गिवन वर्ड, जो भी शब्द दे रखा है। और यहां पर हमें शब्द क्या दे रखा है भाई, इक्वेबल, इक्वेबल। अच्छा, इक्वेबल में आप देखिए एक शब्द है, इक्वा प्लस एबल। इक्वा से मतलब होता है इक्वल, इक्वल से हमारा मतलब है बैलेंस, इससे हमारा मतलब है बैलेंस। और एबल बोले तो किसी काम को करने में जो आदमी सक्षम होता है, जिसके अंदर ऐसा करने की एबिलिटी होती है, जिसमें ये काम करने की, किसी काम को करने की एबिलिटी हो। तो इक्वा का मतलब होता है इक्वल, और इक्वल का मतलब क्या होता है, संतुलन, बैलेंस। तो किसी बंदे में अगर अपने दिमाग को किसी भी परिस्थितियों में, चाहे हालात अच्छे और चाहे बुरे हो, दोनों हालात में अगर कोई आदमी अपने दिमाग का संतुलन बना के रख सकता है, तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है भाई, इक्वेबल है। वो बंदा कैसा है, इक्वेबल है, ठीक है ना, शांत है, मतलब कंपोजर है उस बंदे में, है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन सा शब्द और भी बताना चाहूंगा, इक्वेलिब्रियम। इसके लिए बेटा एक बढ़िया सा शब्द होता है इक्वेलिब्रियम, ठीक है ना। इसके लिए एक शब्द और होता है बेटा, इक्वेनिमस। इक्वेनिमस, इक्वा का मतलब बैलेंस बना के रखना, बराबर रखना, और लिब्रा का मतलब होता है तराजू, संतुलन। बैलेंस, लिब्रा का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस को तराजू भी बोलते हैं और बैलेंस को संतुलन भी बोलते हैं। तो जो बंदा किसी भी परिस्थिति में अपने दिमाग का संतुलन बना के रख सकता है, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। इक्वेनिमस का मतलब भी वही होता है। एनिमस का मतलब होता है माइंड, एनिमस लिखा ना यहाँ पर, एनिमस, बेटा इसका मतलब होता है माइंड, ठीक है ना। और इक्वा का मतलब क्या होता है, इक्वल रखना। और इक्वल का मतलब बेटा आपको पता ही है क्या होता है, बैलेंस बना के रखना, संतुलन बना के रखना, यानी खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना और दुख में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं होना, है ना।
तो इक्विनिमस का मतलब भी क्या हो जाएगा, हालात और परिस्थितियां सर्कमस्टेंसेस चाहे अच्छे हो और चाहे बुरे हो, लेकिन फिर भी बंदा अपने दिमाग का संतुलन बना के रख ले, उसको बोलते हैं इक्विनिमस। और इसी से मिलता जुलता शब्द है बेटा, वो क्या चीज है, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल बोले तो पीस। ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीस यानी शांति। तो बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डेंजरस का मतलब आपको पता ही है, खतरनाक होता है। फ्यूरियस का मतलब क्रोधित, गुस्सेल, ठीक है ना। इससे आपको एक नाम याद रख लो, फ्यूरर। क्या नाम याद रखना है अपने को, फ्यूरर। फ्यूरर किसका नाम था भाई, हिटलर का। फ्यूरर किसका नाम था, हिटलर का। और हिटलर बहुत गुस्सेल था, तो इसलिए फ्यूरियस शब्द का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सेल होना। टेम्परामेंटल का मतलब होता है फिकल प्रवृत्ति का, चंचल प्रवृत्ति का, मतलब किसी बात पे किसी चीज पे ज्यादा देर तक दिमाग टिकता नहीं है, फ्लिप करता है, उसको बोलते हैं टेम्परामेंटल। और इसके लिए एक शब्द होता है फिकल, FICKLE, फिकल। फिकल का मतलब होता है अस्थिर प्रवृत्ति या चंचल प्रवृत्ति, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 81 पे, इसमें देखो बेटा क्या दे रखा है, चूज द वर्ड, हमें उस शब्द को चुनना है विच इज अपोजिट, जो उल्टा है, इन द मीनिंग, मीनिंग में टू द गिवन वर्ड एज योर आंसर। हमें जो भी गिवन वर्ड कर रखा है, जो भी शब्द हमें दे रखा है, हमें उस दिए हुए शब्द का अपोजिट बताना है। अपोजिट बोले तो आपको पता ही है, एंटोनिम बताना है, उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द बताना है हमें, ठीक है ना। तो अपने पास एक शब्द दे रखा है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है अपनी गलती या अपने कोई भी गुनाह है उनको एक्सेप्ट करना, उनको एक्सेप्ट करना, उनको एक्विस करना, एक्विस करना, ठीक है ना, एक्विस करना। एक्विस करना, एक्विस करने का मतलब किसी चीज को स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट करने का मतलब भी स्वीकार कर लेना। आपको पता होगा जैसे मतलब क्रिश्चियन लोग होते हैं, तो वो जब चर्च में जाते हैं तो प्रभु यीशु के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अपने गुनाह स्वीकार करते हैं कि हे ईश्वर, हे यीशु प्रभु, मेरे से ये गुनाह हुए हैं और मुझे इनके लिए, इन पापों से मुझे माफ करो, इन पापों के लिए मुझे माफ करो। तो वो क्या करते हैं, वहां पर चर्च में जाके कन्फेशन करते हैं। बेटा क्या करते हैं, कन्फेशन करते हैं। तो बेटा कन्फेशन एक्चुअल में किससे बना है, कन्फेस से बना हुआ तो शब्द है, ठीक है ना। तो कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना। और रेप्यूडिएट कर दें, अगर हम रेप्यूडिएट कर देते हैं तो हम किसी चीज से मुंह कर रहे हैं कि मैंने तो ये नहीं किया, है ना। तो रेप्यूडिएट का मतलब होता है खंडन कर देना, किसी चीज का खंडन कर देना, ठीक है ना। और खंडन के लिए 3-4 शब्द आपके आगे और भी आते हैं। रिफ्यूज कर देना, किसी ऑफर आदि को ठुकरा देते हैं तो अपन रिफ्यूज कर देते हैं। किसी आरोप को मना कर देते हैं कि नहीं भाई मैंने तो चोरी नहीं की, या मैंने तो आपकी बुक मेरे पास तो नहीं है ना। कोई क्राइम है, कोई चार्ज लगा हुआ है, हम पे आरोप है, अगर उसको मना कर दे तो हम डिनाई कर रहे हैं। अगर हमें कोई प्रस्ताव ऑफर मिला और हमने ठुकरा दिया तो हमने रिफ्यूज कर दिया। इसी प्रकार कोई आरोप आदि लगाए, उसके लिए किसी की कोई बात है, आरोप है, उसको खंडन करना है तो भी रिफ्यूट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो रिप्यूडिएट का मतलब हो गया खंडन करना। डिस्क्रेज का मतलब क्या होता है भाई, किसी का हौसला बढ़ाना या हौसला तोड़ना, हौसला कम कर देना, डिस्करेज करना, उत्साहित करना या हत उत्साहित करना। तो डिस्करेज का मतलब होता है किसी को डीमोरलाइज करना, किसी को डीमोरलाइज करना। डिक्रीज का आपको पता ही है, इंक्रीज का उल्टा है। इंक्रीज है तो चीजों को एनहेंस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, और डिक्रीज है तो चीजों को कम कर रहे हो, एलिविएट कर रहे हो, ठीक है ना। ये हो गया भैया जी आपका एसेंट का उल्टा। एसेंट का मतलब होता है सहमत होना। एसेंट का मतलब किसी चीज से सहमत होना, और डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा भाई, कन्फेस दे रखा है, कन्फेस दे रखा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया, रेप्यूडिएट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 82। 82 में पूछा क्या है भाई, चूज द वर्ड, हमें उस शब्द को चुनना है विच इज अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज योर आंसर। हमें जो भी शब्द दे रखा है हमें उसका अपोजिट बताना है। तो अपने को बेटा शब्द क्या दे रखा है भाई, फार्सिकल। शब्द क्या दे रखा है, फार्सिकल, और इसका मतलब होता है हास्यास्पद, नॉट सीरियस, नॉट सीरियस,
कोई भी चीज अगर सीरियस नहीं है ना तो बेटा उसको फार्सिकल बोलते हैं, ठीक है ना। वो सेंसिबल चीजें होती है वो या सेंसिबल नहीं होती है, मतलब उसमें अक्ल लगा रखी होती है कि नहीं लगा रखी होती, समझदारी की चीजें नहीं होती है ना। तो भाई इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, सेंसिबल हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, मतलब दिमाग से किया गया काम हो जाएगा। और फार्सिकल का मतलब मौज मस्ती में किया हुआ काम, कॉमिकल, जिसको एक तरह से फार्सिकल को जिसको अपन एक तरह से क्या बोल सकते हैं, कॉमिकल चीजें, मखौल में मजाक में किया हुआ काम, उसको बोल दिया फार्सिकल, ठीक है। सेंसिबल हो गया दिमाग से किया हुआ काम, समझदारी से किया हुआ काम। अब जो बाकी शब्द बच गए इनके बारे में मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो रूरल के बारे में, आपको पता ही है ग्रामीण, ठीक है ना। इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा भैया, अर्बन हो जाएगा, तो हो जाएगा शहरी, ठीक है ना। स्कॉलरली किससे संबंधित, विद्वानों से संबंधित, बहुत पढ़े लिखे लोगों से संबंधित कोई चीज होती है तो वो स्कॉलरली होती है, स्कॉलर का मतलब ही विद्वान होता है, ठीक है ना। इसके बाद में शब्द है कॉन्ग्रुइट। बेटा ये शब्द एक्चुअली में कॉन्ग्रुइट नहीं होना चाहिए, इसको कॉन्ग्रुइट ही होना चाहिए था, कॉन्ग्रुइटी। यहां पर मैं आपको दो अच्छे से शब्द बताना चाहूंगा, एक तो अनकॉन्ग्रुअस, एक तो ये शब्द बताना चाहूंगा, और एक शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा एनाक्रोनस। बेटा इन दोनों का ही मतलब होता है इररिलेवेंट, ठीक है, बेमेल, असंगत, ठीक है। अच्छा, अगर कोई चीज अनकॉन्ग्रुअस है, अगर कोई चीज कैसी है, कॉन्ग्रुअस शब्द है ना, ये अनकॉन्ग्रुअस एक्चुअली किससे बना हुआ शब्द है, कॉन्ग्रुअस, ये किससे बना हुआ शब्द है, कॉन्ग्रुअस है। इसका मतलब होता है टू गो टुगेदर, या इसका मीनिंग होता है एग्री करना, किसी से एग्री करना। बेटा जब कॉन्ग्रुअस का मतलब तो होता है एग्री करना किसी चीज से, और साथ में क्या लगा रखा है, अन लगा रखा है, तो इसका मतलब जो भी सिचुएशन है उसके साथ हम अग्री नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके साथ हमारी जो चीज है वो संगत नहीं है, असंगत है वो चीजें, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार एनाक्रोनस है तो बेटा ये पता है किससे बना है, क्रोनोस। एनाक्रोनस एक्चुअली किससे बना हुआ शब्द है, क्रोनोस, क्रोनोस। क्रोनोस का मतलब होता है बेटा टाइम, बहुत सारे शब्द है, क्रोनोलॉजी, ठीक है ना, क्रोनोमीटर, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द किससे बने हुए, समय से बने हुए शब्द है, टाइम से बने हुए। तो क्रोनोस का मतलब होता है टाइम, अगर इसमें मैं लगा दूं एना, एनाक्रोनस, तो मतलब जो समय के साथ संगत नहीं है, समझ रहे। अच्छा, इसी से एक शब्द और भी बनता है, सिंक्रोनाइज, अगर आपने सुना हो तो सिंक्रोनाइज शब्द, सिंक्रोनाइज, सिन का मतलब साथ और क्रोनोस का मतलब टाइम। कोई भी दो क्रियाएं, कोई भी दो गतिविधियां वो एक साथ अगर हो रही है तो उसका क्या हो रहा है, सिंक्रोनाइज है। जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो हमारे हाथों के मूवमेंट के साथ साथ ही हमारे पैरों का मूवमेंट भी हो रहा है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं भाई, इस कंडीशन को बोलते हैं सिंक्रोनाइज करना। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अगर ये चीज आउट ऑफ प्लेस है, अगर कोई चीज आउट ऑफ प्लेस है उसको तो बोलते हैं अनकॉन्ग्रुअस, यानी समय के साथ मेल नहीं खा रही चीजें, समय के साथ मेल नहीं खा रही है। और अगर समय के साथ मेल नहीं खा रही है, आउट ऑफ डेट है, आउट ऑफ डेट है, तब बेटा वो क्या हो जाएगा, तब वो हो जाएगा आपका एनाक्रोनस। जैसे 2024 का सन है और अब मूवी देख रहे हैं जिसमें हमें दुनिया दिखाई गई है 2500 की, 2500 की, 2450 की, 2472 की, तो वो कैसी चीज होगी, वो एनाक्रोनस होगी। और समय के विपरीत है, जैसे दिसंबर जनवरी में कोई बंदा कश्मीर में खड़ा है और वहां पे शर्ट पहन के खड़ा हुआ है, तो वो चीज वहां पर कैसी लगेगी, अनकॉन्ग्रुअस लगेगी, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा भैया इसका, दे क्या रखा है, फार्सिकल। इसका आंसर तो हमें पता लग चुका है क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, सेंसिबल होता है, ठीक है ना। बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर अपना है भाई 83, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है बेस्ट एक्सप्रेसेस, तो बेटा इसमें भी फिर से हमें सिनोनिम ही बताना है किस चीज का, ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। हमें जो भी कोई इडियम या फ्रेज दे रखी है, गौर करिएगा, जो भी हमें इडियम या फ्रेज दे रखी है ना, गिवन इडियम और फ्रेज है, हमें उसका सिनोनिम बताना है, इसका मीनिंग बताना है हमें, ठीक है ना। तो बेटा शब्द क्या दे रखा है, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, क्या दे रखा है, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। तो बेटा इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना, और वो भी मतलब उचित कामों के लिए नहीं, फालतू के कामों के लिए अननेसेसरीली पैसा खर्च करना, उसको बोलते हैं प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स।
तो बेटा इसके लिए एक तो स्पेलिंग डिलीजेंटली, डिलीजेंटली का मतलब होता है सावधानी से, और डिलीजेंटली का मतलब मेहनत से भी होता है, ठीक है। पार्सिमोनियसली इसका मतलब होता है कंजूसी से, ठीक है ना। स्पेंड मतलब खर्च करना, पार्सिमोनियसली है तो कंजूसी से, फुलिशली है तो बेटा कैसे खर्च करना, मूर्खों की तरह बिना ध्यान दिए, मतलब अननेसेसरी खर्च करना, और केयरफुली है तो बेटा ध्यान से खर्च करना। तो पे डक्स एंड ड्रग्स का मतलब होता है पैसा कैसे खर्च करना, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, ठीक है ना, और वो भी बिना सोचे समझे। तो नेचुरल सी बात है, हमारा आंसर क्या बन जाएगा भाई, स्पेंडिंग फुलिशली। यहां पर मैं आपको 3-4 वर्ड्स बताना चाहूंगा बेटा, उन पर ध्यान दीजिएगा। एक शब्द है एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। एक शब्द है स्पेंडथ्रिफ्ट, ठीक है। एक शब्द है अपना फ्रूगल, एक शब्द है अपना प्रोडिगल, एक शब्द है बेटा अपना पार्सिमनी, पार्सिमनियस। ये तो बेटा आ ही चुका है, कंजूस। पार्सिमनियस का मतलब ही कंजूस होता है, ठीक है ना। एक शब्द होता है बेटा इकोनॉमिकल, ठीक है। एक होता है लेविश। बेटा इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आज है ना, इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। इनमें से बहुत सारे, इनमें से कोई ना कोई शब्द रिपीट होता ही रहता है एग्जाम में, ठीक है ना। एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, स्पेंडथ्रिफ्ट हो गया, फ्रूगल हो गया, प्रोडिगल हो गया, पार्सिमियस हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, लेविश हो गया। एक दो शब्द और भी जोड़ देता हूँ, निगार्ड, माइजर तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, मुझे पता है, आपको पता है माइजर का मतलब होता है कंजूस। एक निगार्ड वर्ड है, ये भी ध्यान में रखो, निगार्ड, ठीक है ना। तो आज आप इन शब्दों के अर्थ देखिएगा। इनमें से कुछ एक शब्द तो वो है जो बहुत ज्यादा खर्चा करने वाले को बोलते हैं, और कुछ एक शब्दों की मीनिंग ऐसी है कम खर्चा करने वाला। बेटा इन शब्दों पे आज गौर करिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 84 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन है अपना 84। बेटा क्वेश्चन में दे क्या रखा है, चूज द अल्टरनेटिव, हमें विकल्प को चुनना है जो बेस्ट एक्सप्रेस करता है। अब अपने समझ गए हैं भाई, बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब ही क्या है, सिनोनिम बताना है किस चीज का, ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। कोई भी इडियम या फ्रेज हमें दे रखी है, हमें उसका अर्थ बताना है। बेटा शब्द क्या दे रखा है, द प्रोजेक्ट टू क्लीन द गंगेज, ये स्पेलिंग थोड़ा, हाँ ठीक है, टू प्रोजेक्ट द क्लीन, द प्रोजेक्ट टू क्लीन द गंगेज, गंगा नदी को क्लीन करने का प्रोजेक्ट एंडेड इन स्मोक, ठीक है। हमने कोई चीज को जलाया, बर्न किया, ठीक है ना। बर्न करने के बाद क्या हुआ कि उस जिस चीज को बर्न किया, तो बर्न करने के बाद उससे स्मोक बन गया, धुआं। और धुआं आखिरकार किस में एंड करता है भाई, कुछ नहीं बचता। किसी चीज को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, स्मोक बनेगा, धुआं, और धुएं का लास्ट में क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो अगर कोई हमारा प्लान है या कोई भी मतलब हमारा कोई भी प्लान है या एक्टिविटी है, और अगर वो एंड इन स्मोक कर रही है, तो मतलब उसका कोई भी रिजल्ट नहीं बन रहा, मतलब उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यील्ड का मतलब होता है गिव करना, यील्ड का मतलब गिव करना या प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, यानी कोई भी प्रैक्टिकल रिजल्ट ना मिलना। यील्ड मतलब प्रोड्यूस करना ओनली कंफ्यूजन, जिससे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। लीड टू प्रोटेस्ट, कहां पर लेके जाए हमें, विरोध की तरफ लेके जाए, मतलब कोई काम ऐसा करे जिसके द्वारा हमें आखिरकार हम किसकी तरफ आगे बढ़ जाए, प्रोटेस्ट की तरफ, विरोध की तरफ, हमारा विरोध होने लग जाए। और बेटा जो ये लेड शब्द है ना, एक्चुअली ये लीड की सेकंड फॉर्म है, ये लीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, लीड, लेड और लेड। अच्छा जो आदमी लीड करने वाला होता है वो कौन होता है, लीडर होता है। और हमें पता है अगर ई आर जोड़ना है या ओ आर जोड़ना है, तो बेटा नेचुरल सी बात है वो वर्ब की पहली फॉर्म में जोड़ा जाता है, इसलिए वो शब्द क्या चीज होता है, लीडर होता है, जो कि कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, या किसी भी काम में जो हमें लीड कर रहा है वो हमारा लीडर होता है, ठीक है ना। यील्ड का मतलब प्रोड्यूस करना पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देना। तो बेटा इन चारों में से हमें पता है ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूस नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, जिसका कोई भी प्रैक्टिकल व्यावहारिक परिणाम नहीं निकलता, वो काम क्या कर जाते हैं, एंड इन स्मोक कर जाते हैं, मतलब धुएं की तरह वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे धुआं बिना कोई आकृति या कुछ बनाए फिनिश कर जाता है, उसी प्रकार है इसका मतलब है यील्ड टू, यील्ड नो प्रैक्टिकल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर है भाई अपना 84। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 85। 85 में हमें क्या करना है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है ना। करेक्टली अगर क्वेश्चन में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है तो नेचुरल सी बात है तीन जो वर्ड होंगे, जो तीन शब्द ऑप्शन में कितने शब्द होंगे, ऑप्शन में चार में से 3 होंगे वो इनकरेक्टली दे रखे होंगे और एक शब्द है वो कैसा दे रखा होगा, करेक्टली दे रखा होगा, ठीक है ना। अच्छा, और अगर यहां पर लिखा होता इनकरेक्टली, अगर यहां पर दे रखा होता इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बेटा इसका मतलब क्या बन जाता, 3 है वो रोंगली होते, सॉरी 3 है, अगर यहां पर लिखा होता रोंगली तो इसका मतलब 3 है वो राइट होते, 3 कैसे होते, राइट होते, और हमें कैसा ढूंढना पड़ता, इनकरेक्टली यानी जो गलत है रोंगली है उसको हमें ढूंढना होता। अब हमें करेक्टली दे रखा है तो 3 रोंग होंगे और एक है वो राइट होगा। तो बेटा प्लेबियन शब्द की स्पेलिंग क्या होती है अभी, प्लेबियन शब्द की स्पेलिंग बेटा ये होती है PLEBEIAN, प्लेबियन। और प्लेबियन का मतलब क्या होता है, आम जनता, कॉमन मैन, इसको बोलते हैं कॉमन मैन, कॉमन पीपल, इसका मतलब होता है कॉमन पीपल, ठीक है ना। इसके लिए एक शब्द और होता है प्रोलिटेरियन, एक अच्छा सा शब्द है प्रोलिटेरियन। बेटा इसी के लिए एक बेहतरीन सा शब्द और होता है बुर्जुआ, BOURGEOIS, बुर्जुआ, इसको बोलते हैं बुर्जुआ भी बोलते हैं, बुर्जुआ भी बोलते हैं इसको, बुर्जुआ मध्यम वर्ग, ठीक है ना, मिडिल क्लास, मिडिल या लो क्लास, निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग, उसको बेटा क्या बोलते हैं, प्रोलेटेरियन भी बोल सकते हैं, इसको बुर्जुआ भी बोल सकते हैं और इसको प्लेबियन भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्लेबियन, ठीक है ना। इसके बाद में देखो भी अपना क्वेश्चन हो गया 86, क्वेश्चन अपना है 86 और इसमें पूछा है करेक्टली स्पेल्ड शब्द अपने को बताना है, करेक्टली स्पेल्ड, नेचुरल सी बात है 3 इनकरेक्टली है। अगर हमें फाइंड आउट कौन सा शब्द करना है, करेक्टली करना है, तो सीधी सी बात है 3 है वो इनकरेक्टली होंगे और एक है वो करेक्टली होगा, है ना। तो इसमें शब्द अपना होता है, इसका स्पेलिंग होता है SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर मैं आपको 2 शब्द बताना चाहूंगा, उन पर गौर करिए। एक तो होता है सराउंडिंग, SURROUNDING, एक तो ये होता है, और एक होता है बेटा SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स, है ना। सराउंडिंग्स बेटा ये होता है एडजेक्टिव, ये शब्द अपना होता है एडजेक्टिव, और ये शब्द अपना होता है नाउन, है ना। अगर कहीं पर ये लिखा है, मान लिया द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, और याद दे रखा है क्या आना चाहिए भाई इसमें, नेचुरल सी बात है, द का यूज किसके लिए होता है, नाउन के लिए, द का नहीं, कोई सा भी आर्टिकल, आर्टिकल चाहे कोई सा भी है, तो नेचुरल सी बात है उसका यूज किसके लिए होता है, नाउन के लिए। और नाउन से पहले जो शब्द होता है वो कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले वाला शब्द कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो हमें पता है सराउंडिंग है ये एडजेक्टिव होता है और सराउंडिंग से ये नाउन होता है, तो बेटा हमारा उत्तर ये नहीं बनेगा बल्कि ये बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें ये दे रखा है द सराउंडिंग्स भी दे रखा है और सराउंडिंग भी दे रखा है, और यहां पर हमें दे रखा है एरिया। बेटा हमें पता है द का यूज किसके लिए हो रहा है, इस एरिया के लिए, और एरिया शब्द ये क्या चीज है, नाउन है। नाउन से पहले वाला नेचुरल सी बात है कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो बेटा हमें पता है एस वाला जो सराउंडिंग्स है वो तो नाउन होती है और सराउंडिंग है वो एडजेक्टिव होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ये नहीं होगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या बन गया भाई, करेक्टली स्पेलिंग वाला SURROUNDING, सराउंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन अपना है 87। बेटा 87 में पूछा क्या है भाई, इसने पूछ रखा है चूज द वन, हमें एक ऑप्शन को चुनना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है फॉर द गिवन वर्ड्स या फ्रेज। कोई भी फ्रेज दे रखी है या जो शब्द दे रखे हैं, हमें उसको सब्स्टिट्यूट करने वाला शब्द चाहिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको पता ही है, जो दे रखा है उसकी जगह हमें दूसरा कौन सा शब्द यूज करना है। सब्स्टिट्यूट किसके द्वारा करना है, जो ये शब्द दे रखे है ना,
इन शब्दों को हम किस शब्द के द्वारा बदल सकते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ पर एक दे रखा है पेटाइट, एक दे रखा है अमेजोन, एक दे रखा है हेरिडेन, एक दे रखा है श्रीव, है ना। तो पूछा किसका है, टॉल स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सफुल वुमन, एक वुमन जिसकी क्वालिटीज क्या है, फोर्सफुल, दूसरा स्ट्रॉन्ग भी है और टॉल भी है, तो बेटा ऐसी औरत को बोलते हैं अमेजोन, ठीक है ना। पेटाइट का मतलब होता है भूख से बना हुआ शब्द है, ठीक है ना। अच्छा, श्रीव का मतलब होता है चालाक, इसका मतलब होता है कनिंग, इसका मतलब होता है चालाक, कनिंग, CUNNING, क्या होता है बेटा, कनिंग होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब होता है लड़ाकू औरत, लड़ाकू औरत, बेलिजेरेंट, और इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा शब्द और बता रहा हूं बेटा, एक बढ़िया सा शब्द होता है जेंटीपी, ठीक है ना, जेंटीपी। और इस जेंटीपी का मतलब भी क्या चीज होता है, एक इसका और इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है, लड़ाकू औरत, बेलिजेरेंट, बेलिजेरेंट वुमन, ठीक है ना, लड़ाकू औरत। अच्छा, बैली शब्द अगर कहीं पर भी लिखा जाए ना, बैल लिखा जाए, उसका मतलब लड़ाकू, तो आपको बैल याद रखना है, बैल, बैल के किसको बोलते हैं, सांड को, और सांड हमेशा लड़ने के लिए तैयार ही रहता है ना। तो बिलीगर्ड हो गया, जैसे बैलिकोस हो गया, ठीक है ना, बैलिकोस हो गया, बेलिजेरेंट हो गया, तो बेटा इन सभी का मतलब होता है लड़ाका, लड़ने वाला। क्योंकि आपको याद कैसे रखना, बैल को याद रखो, और बैल किसके लिए फेमस है, भड़कने के लिए, लड़ने के लिए, है ना। तो बेटा इसके लिए अपन लड़ने वाली लड़ाकू औरत के लिए अपन हेरिडेन का यूज भी कर सकते हैं और जेंटीपी का भी यूज कर सकते हैं। जेंटीपी एक्चुअली क्या था, ये सुकरात एक बहुत ही फेमस दार्शनिक हुए, फिलोसफर हुए, उनकी बीवी का नाम था जेंटीपी, और ये अपने गुस्से के लिए बहुत फेमस थी। एक बार तो उन्होंने सुकरात पे गर्म पानी डाल दिया था, सुकरात अपने शिष्यों के साथ किसी बातचीत में लगे हुए थे, उन्होंने एक दो बार, जेंटीपी ने एक दो बार उनको आवाज लगाई, उन्होंने सुना नहीं, तो उन्होंने गुस्से में उनके चेहरे पे गर्म पानी डाल दिया, वो उनका चेहरा जल गया, ठीक है ना। तो उनकी बीवी का नाम क्या था, सुकरात की बीवी का नाम, सुकरात की बीवी का नाम जेंटीपी था, और इसलिए झगड़ालू औरतों के लिए, लड़ाकू औरतों के लिए नाम ही क्या पड़ गया, जेंटीपी, जेंटीपी, ठीक है ना। तो अभी अपना क्वेश्चन है भाई 88 पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है अपना 88, देखते हैं 88 में पूछा क्या है भाई। 88 में इसने पूछा है सब्स्टिट्यूट है बेटा, फिर से चूज द ऑप्शन, हमें ऑप्शन चुनना है विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स और फ्रेज, कोई भी जो शब्द दे रखी है या फ्रेज दे रखी है, हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो हमें दे क्या रखा है, ए पर्सन, एक आदमी जो सपोर्ट करता है एक्टिविटीज, गतिविधियां ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन की, और किस तरीके से, बाई गिविंग मनी, कोई आदमी जो किसी संगठन की आदि की हेल्प करता है, कैसे, चैरिटी आदि करके, गिविंग मनी मतलब पैसा पैसा दे रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है, उनको चैरिटी कर रहा है, एक तरह से डोनेशन करके, डोनेशन या चैरिटी करके, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे आदमी को पैटर्न बोलते हैं, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। और अगर वही महिला है, पर्सन की जगह अगर यहाँ पर लिखा होता है वुमन, वुमन होता, तो बेटा वो कौन होती, वो मैटर्न हो जाती, फिर वो मैटर्न हो जाती। आपको पता है PATR लिखा है, आदमी के लिए होगा, पिता के लिए होगा, और MATR है, तो बेटा माता के लिए, औरत के लिए होता है। जैसे पैटर्निटी लीव मिलती है, पैटर्निटी लीव है, ठीक है ना, जैसे मैटर्निटी लीव है, मैटर्निटी लीव है, ठीक है ना। अगर किसी औरत को बेबी हुआ है तो उसको कौन सी छुट्टियां मिलेगी, मैटर्निटी लीव, और अगर उस बच्चे के पिता को जो छुट्टियां मिलती है वो कौन सी होती है, वो पैटर्निटी लीव होती है। मम्मी की साइड वाले होते हैं वो हमारे मैटरनल होते हैं, मैटरनल अंकल या मैटरनल आंटी हो गए, और पापा की तरफ से जो हमारे बुआ जी वगैरह है वो कौन हो गए, वो हमारे पैटर्नल हो गए, पैटर्नल अंकल और पैटर्नल अंकल और आंटी हो गए, ताई जी हो गए, हमारे चाची जी हो गए, है ना। तो इसमें भी देखो मैटर शब्द है और पैटर शब्द है, तो मैटर का मतलब होता है माता की तरफ से, औरत के लिए, और पैटर का मतलब होता है पिता की तरफ से, है ना, आदमी की तरफ से। तो कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह में जो चंदा देने वाला आदमी है, उसका जो संरक्षक है, अगर वो आदमी है तो पैटर्न हो जाएगा, और औरत है तो बेटा वो मैटर्न हो जाएगी, औरत है तो फिर वो मैटर्न हो जाएगी।
बेनिफिशियरी और बेनिफैक्टर ये दो शब्द होते हैं, एक तो होता है बेनिफिशियरी, एक होता है बेनिफैक्टर। बेने का मतलब होता है अच्छा, बेने का मतलब होता है अच्छा, फैक्टो का मतलब होता है डू या मेक, और ई आर लग गया तो ऐसा करने वाला, मेकर या डूअर। फैक्ट का मतलब डू और फैक्टर है तो करने वाला, डूअर हो गया, और बेने है तो गुड। बेटा कोई भी आदमी जो दूसरे आदमियों के लिए अच्छा काम करता है, उनको चैरिटी देता है, उनको डोनेशन देता है, उनको हेल्प करता है, तो वो आदमी बेटा कौन होता है? बेनिफैक्टर होता है, बेनिफैक्टर। और हम जिस एक बेनिफैक्टर आदमी जिस आदमी को हेल्प दे रहा है वो तो बेनिफैक्टर हो गया, और जो उस हेल्प को रिसीव करने वाला आदमी है, जो रिसीव कर रहा है, वो कौन होगा? वो बेनिफिशियरी हो जाएगा, वो हो जाता है बेनिफिशियरी। जैसे सरकार लोगों को मकान बनाने के लिए मतलब वो पैसे देती है और अदर कामों के लिए, तो सरकार कौन होगी? बेनिफैक्टर हो गई, और जो उसको लाभ प्राप्त करने वाले जो लाभार्थी है वो कौन हो जाएंगे? वो बेनिफिशियरी हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर हो गया टाइकून। टाइकून बोलते हैं बेटा बहुत बड़े बिजनेस को, मतलब जो बिलियनियर होते हैं, जो मिलियनियर होते हैं ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं बेटा, उनको टाइकून बोला जाता है। एक शब्द है पैट्रियट, आपको पता ही है, देशभक्त, देशभक्त होते हैं उनको पैट्रोइट बोला जाता है, पैट्रोइट। ठीक है ना, पैट्रियट भी बोलते हैं और पैट्रोइट भी बोलते हैं, इसको पैट्रोइट भी बोलते हैं। ठीक है ना, पैट्रोइट। इसके बाद में बेटा अपना क्वेश्चन है भाई 89, देखते हैं 89 में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन हो गया भाई अपना 89। 89 में बेटा ये देखो नो इंप्रूवमेंट दे रखा है ना। तो नेचुरल सी बात है, जब भी कभी नो इंप्रूवमेंट दे रखा होता है तो जो भी हमें सेंटेंस दे रखा होगा उसमें एक पार्ट को या कुछ एक शब्दों को अंडरलाइन कर रखा होता है, और हमें उन अंडरलाइन किए हुए शब्दों को दिए हुए ऑप्शन के द्वारा सब्स्टिट्यूट करना होता है, और अगर उनको चेंज करना ही नहीं है, वो अपने आप में सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? नो इंप्रूवमेंट हो जाता है। यहां पर हमें ये शब्द दे रखा है अंडरलाइन, अंडरलाइन करके, तो अगर ये शब्द अपने आप में सही है, यहां पर अगर ये शब्द अपने आप में सही है तो हमारा उत्तर है नो इंप्रूवमेंट, और अगर ये शब्द गलत है तो हमें इसके द्वारा या इससे, और या फिर सी ऑप्शन या बी ऑप्शन या ए ऑप्शन, इन तीनों में से किसी एक से हमें इसको रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना। तो बेटा ये कहावत होती है, जो जागत है सो पावत है। ठीक है ना। तो द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, यहां पर अर्लियर बर्ड नहीं होगा बेटा, अर्ली बर्ड होगा, तो क्या हो जाएगा? द अर्ली बर्ड, द अर्ली बर्ड, जो पक्षी जल्दी जागेगा, कैचेस द वर्म, वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ लेगा। तो इसका मतलब जो जल्दी जागता है वो, कहावत है ना, जो जागत है सो पावत है, जो जल्दी जागेगा वो कुछ न कुछ पा लेगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा द अर्ली बर्ड। बेटा ये प्रोवर्ब है, कहावत है। ठीक है ना। इसके बाद में भाई अपना क्वेश्चन हो गया 90। देखते हैं भाई 90 में पूछा हुआ क्या है। ठीक है ना। 90 में बेटा अपने को फिर से वही नो इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन दे रखा है भाई, है ना। तो अब आपको पता ही है, नो इंप्रूवमेंट वाली बात पता ही है। अगर जो बेटा इसमें अंडरलाइन नहीं कर रखा भाई, थ्रू आउट हिस्ट्री बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न मैन वॉज फॉन्ड ऑफ वेजिंग वार, और यहाँ पर ये वर्ब दे रखी है, ये भी वर्ब और ये भी वर्ब, तो नेचुरल सी बात है बेटा ये इसको अंडरलाइन करना चाहिए था, इसको अंडरलाइन करना चाहिए था, है ना। तो हमें वोज की जगह पर, हमें किसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करने वाला शब्द चाहिए? हमें वोज की जगह पे वोज को सब्स्टिट्यूट करना है, किसी शब्द से हमें बदलना है। तो अगर वोज वहां पर अपने आप में सही है तब तो हमारा उत्तर ये है, और अगर वोज को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो या इन तीनों में से किसी एक से करना पड़ेगा। तो बेटा वोज तो गलत ही है, क्योंकि मेन में यहाँ पर जब ई लगा रखा है, जब मेन की स्पेलिंग में यहाँ पर क्या लगा रखा है भाई? ई लगा रखा है, तो बेटा जब ई लगा रखा है तो नेचुरल सी बात है, ये तो प्लूरल है ना। जैसे वीमीन होता है, वीमीन, तो बेटा ई लगा रखा है तो ये तो प्लूरल है। अगर सिंगुलर बनाना है तो हमें ए लगाना पड़ेगा, इसको सिंगुलर करना है तो हमें यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा, और बेटा जब प्लूरल है तो फिर वो तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो चेंज तो करना पड़ेगा, तो करें क्या? थ्रू आउट शब्द है ना बेटा, ये थ्रू आउट है, ये एक्चुअल में किसका काम करता है? ये एक तरह से सिंस का काम करता है, सिंस का। और सिंस के बाद में क्या दे रखा है? हिस्ट्री, और हिस्ट्री तो टाइम है। हिस्ट्री का मतलब यहाँ पर क्या है? इतिहास काल से। तो सिंस के बाद में हमें क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। और आपको पता है जब सिंस, फॉर या ऑल, तीन शब्द है, एक तो सिंस, एक फॉर, और एक क्या होता है? ऑल। अगर इनके बाद में क्या दे रखा हो, या तो फॉर के बाद में टाइम हो, या सिंस के बाद में टाइम हो, या ऑल के बाद में टाइम हो, जैसे ऑल नाइट हो गया, 4 2 आवर्स हो गया, है ना। तो हमें किसका यूज करना पड़ता है? या तो परफेक्ट टेंस का, या तो परफेक्ट का, और या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों में से किसी एक टेंस का हमें यूज करना पड़ेगा। तो या तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैज या हेड,
आगे इसके आगे बीन और इसके बाद में आईएनजी। और अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनाना, अगर हमें क्या बनाना है, परफेक्ट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैज हैव हैड के साथ में बीन का यूज करना पड़ेगा। तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा हैव बीन। अब इस कंडीशन में हैव बीन किसका काम कर रहे हैं बेटा, ये हैव तो काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, और ये बीन किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, क्योंकि इसके बाद में देख लो इस बीन इस वॉज के बाद में यहाँ पर और कोई वर्ब नहीं है। तो जब बीन के बाद में और कोई वर्ब नहीं है तो बीन खुद ही क्या चीज है, मेन वर्ब है। वैसे भी आपको पता ही होगा 14 शब्द होते हैं इज आर्म और वोज वर्ब। कितने हो गए, 5। कौन से इज आर एम वोज और वर्ब। इसके अलावा 3 हो गए हैज और हेड। इसके अलावा 3 हो गए डू डज और डिड। तो कितने हो गए टोटल 11। इसके बाद में जोड़ दो बी बीन और बीइंग, टोटल कितने हो गए 14। बेटा अगर इन 14 शब्दों के बाद में और कोई वर्ब नहीं दे रखी हो तो ये 14 शब्द अपने आप में खुद ही मेन वर्ब होते हैं। और अगर इन 14 शब्दों के साथ में कोई इनके बाद में तुरंत बाद में कोई मेन वर्ब दे रखी हो तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, और इनके बाद में जो वर्ब दे रखी होगी वो मेन वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा हैव बीन। हैव है ये हेल्पिंग वर्ब और बीन है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी का आपको पता ही है, बी की पहली फॉर्म बी, दूसरी वोज या वर और तीसरी बीन होती है। तो यहाँ पर ये बीन मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अपना अगला है भाई 91 सेंटेंस। देखते हैं 91 में क्वेश्चन में क्या पूछा। भाई 91 में पूछ रखा है इसने, 91 में पूछ रखा है भाई, ये तो पैसेज है बेटा, ये तो पैसेज का क्वेश्चन अपना है ना। तो चलो एक बार सरसरी निगाह से अपन इसको पैसेज को पढ़ लेते हैं, है ना। पैसेज में आपको करना क्या होता है, अगर पैसेज से रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसका लिटरली हिंदी अनुवाद करने की जरूरत नहीं है आपको, लिटरली ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ इतना सा काम करना है आपको कि इसमें बंदे ने बोला क्या है, इसका जो एसेंस है जो भी लिखा हुआ उसको एब्जॉर्ब करो, उसको समझने की कोशिश करो। तो देखते हैं बंदे ने लिखा क्या है इसने। अक्टूबर आता है और यू आर बर्न, आप एकदम जल जाते हो गर्मी की वजह से। बाय द मिड डे सन, कब तक, जब तक दोपहर का सूर्य आता है, दोपहर होती है तब तक आप, अक्टूबर आता है तो तब तक आपकी बॉडी बिल्कुल स्कॉर्चिंग हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है ना। द स्टॉर्म, तूफान, द सीजन, सीजन मतलब बहुत ज्यादा उबाल देने वाली गर्मी, उसको सीजन बोलते हैं। इस पर्टिकुलरली कैसी बन जाती है भाई, ट्रोमेटिक हो जाती है या सल्ट्री हो जाती है या प्लेजेंट हो जाती है, फैंटास्टिक, व्हाटएवर। तो यहाँ पर देखो बात किसके बारे में हो रही है, अक्टूबर आते आते हम बर्न कर जाते हैं, कब तक, मिड डे आते आते। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप की बात हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी और स्कॉर्चिंग हीट की बात हो रही है। इस पैरे में किसके बारे में बात हो रही है, स्कॉर्चिंग हीट के बारे में बात हो रही है, झुलसा देने वाली गर्मी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, द स्टॉर्म, तूफान, एंड सीजन, सीजन मतलब उबाल देने वाली गर्मी, इस पर्टिकुलरली कैसी हो जाती है भाई, वो इतनी बड़ी बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी है, वो क्या हो जाती है, ट्रोमेटिक हो जाती है या सल्ट्री हो जाती है या प्लेजेंट हो जाती है या फैंटास्टिक। बेटा ये दोनों तो इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि फैंटास्टिक है वो तो गुड सेंस वर्ड है, और प्लेजेंट है ये भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तो गर्मी तो झुलसा रही है, तो ये तो नेगेटिव सेंस का शब्द चाहिए हमें। अच्छा, ट्रोमेटिक होती है सदमा लगा देने वाली, ट्रोमा में अगर कोई आदमी चला जाए तो सदमा लग गया उसको, तो ट्रोमेटिक का मतलब होता है सदमा लगा देने वाली, तो ट्रोमेटिक भी नहीं हो सकता। तो नेचुरल सी बात है, हमारा आंसर हो जाएगा सल्ट्री। सल्ट्री का मतलब होता है फुल ऑफ ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा उमस हो जाए, भयंकर वाली गर्मी हो जाए, उमस हो जाए, उसको ह्यूमिड बोलते हैं बेटा सल्ट्री को। तो मौसम कैसा हो जाता है भाई, कैसा हो जाता है, सल्ट्री, बहुत भयंकर उमस हो जाती है। एज इट कम्स आफ्टर द रिलेटिवली कूल मानसून मंथ्स, और ये टाइम कब आता है भाई, ये जो सीजनिंग वो सल्ट्री वाला मौसम है, जो स्कॉर्चिंग हीट वाला टाइम है, वो कब आ रहा है, कूल मानसून मंथ्स, जैसे जून जुलाई अगस्त वाले महीने है वो मानसून वाले ठंडे महीने हैं, इन ठंडे महीनों के बाद में आता है। तो पहले तो मौसम बेहतरीन था, 2-3 महीने बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम था, फिर वो आ रही है मतलब है गर्मी दिवसाने वाली। दो इट इज हॉट, हालांकि मौसम बहुत गर्म होता है, और मगी होता है, मगी का भी बेटा वही मतलब होता है, सल्ट्री का जो मीनिंग है ना, लिटरली वही का वही मतलब होता है मगी, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिड होना, बहुत ज्यादा उमस होना, ठीक है। तो दो इट इज हॉट एंड मगी, मौसम बहुत उमस वाला है, दैट डज नॉट पीपल, जो लोगों को नहीं करता है। अब पता नहीं क्या करता है, देखते हैं आगे क्या दे रखा है। दैट डज नॉट पीपल, जो लोगों को नहीं करता है, पता नहीं क्या करता है, इन चारों में से अपोज नहीं करता, डिनाई नहीं करता, प्रिवेंट नहीं करता है, रिजेक्ट नहीं करता है, फ्रॉम
कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स, जो लोगों को बाहर गलियों में आने से क्या नहीं करता है, देखो यहाँ पर फ्रॉम दे रखा है, यहाँ पर शब्द क्या दे रखा है हमें, फ्रॉम है। तो बेटा अपोज के साथ फ्रॉम नहीं आता, डिनाई के साथ फ्रॉम नहीं आता, रिजेक्ट के साथ फ्रॉम नहीं आता, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है। अगर प्रिवेंट दे रखा है, स्टॉप दे रखा है, ठीक है ना, प्रोहिबिट दे रखा है, तो बेटा इन शब्दों के साथ में किसका यूज होता है, इनके साथ हमेशा यूज होता है, इनके साथ यूज होता है फ्रॉम का। प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब कोई काम करने से रोकना, स्टॉप फ्रॉम कोई काम करने से रोकना, और प्रोहिबिट फ्रॉम है तो कोई काम करने से रोकना। तो इस फ्रॉम को देखते ही हमें बेटा पता लग गया कि यहाँ पे क्या आएगा, प्रिवेंट। तो मौसम बहुत मगी है, बहुत ज्यादा उमस वाला है, लेकिन फिर भी क्या होता है, दैट डज नॉट प्रिवेंट पीपल, लेकिन वो वैसा मौसम भी लोगों को रोक नहीं पाता है। किस काम से, बाहर गलियों में आने से। किस काम के लिए आ रहे हैं वे लोग, टू, लोग गलियों में किस काम के लिए आ रहे हैं बेटो, बॉयकॉट करने, मूड करने। मूड का मतलब होता है विचार करना, गहराई से विचार करना, ठीक है ना, थिंक ओवर करना, किसी चीज को थिंक ओवर करना। मल, इसके अलावा हो सकता है कंसिडर, सोच विचार करना, ठीक है ना। अच्छा, तो लोगों को ऑन द स्ट्रीट्स, और लोग क्यों आते हैं बाहर भाई, क्या करने, बॉयकॉट करने, मूव करने, वेलकम करने या इनवाइट करने, किनका, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स का। तो लोग त्योहारों को, त्योहार आने वाले होते हैं तो लोग त्योहारों को क्या करेंगे, मौसम तो रोकना चाहता है लेकिन फिर भी वो लोग उन त्योहारों को लाना चाहते हैं त्योहार। तो हम क्या करेंगे, जब हम किसी बंदे का, किसी को लाना चाहते हैं तो हम किसके लिए लाना चाहते हैं, उसको वेलकम करने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, पीपल, वो मौसम, डेट का यूज हो रहा है उस मौसम के लिए, उस खराब मौसम के लिए। वो खराब मौसम डज नॉट प्रिवेंट पीपल, लोगों को रोकता नहीं है फ्रॉम कमिंग आउट, बाहर आने से, ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में, टू वेलकम द फेस्टिवल्स, उन त्योहारों का वेलकम करने से, करने के लिए वो लोग गलियों में आ जाते हैं। एंड इट मस्ट बी शॉपिंग टाइम ऑल्सो, और ये शॉपिंग का भी टाइम है बेटा। शॉपिंग का टाइम क्यों है भाई, बिकॉज न्यू ईयर भी आ रहा होता है और साथ ही साथ में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले होते हैं, बहुत सारे त्योहार भी आने वाले होते हैं, है ना। कलरफुली डेकोरेटेड शोरूम्स, जो बहुत ही सुंदर रंगीन तरीके से डेकोरेट करे हुए शोरूम्स हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं भाई, पासर भाई को, रास्ते से गुजरने वालों को क्या कर रहे होते हैं, देखते हैं भाई, ये क्या कर रहे होते हैं भाई, ये कर रहे होते हैं, या तो ड्रॉ कर रहे हैं पासर भाई को, या फैसिनेट कर रहे हैं, या परस्यू कर रहे हैं, और या एग्जॉर्ट कर रहे हैं। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, जैसे घोड़ा गाड़ी खींचना, या किसी को डोवर आदि को खींचना, है ना। फैसिनेट करने का मतलब होता है आकर्षित करना। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना। मैं कोई काम, जैसे मैं एजुकेशन में कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रहा हूँ तो मैं उसको परस्यू कर रहा हूँ। मैं कैरियर में कुछ बनना चाहता हूँ, किसी मतलब किसी पर्टिकुलर कोई स्ट्रीम में लगा हुआ हूं, तो मैं उस स्ट्रीम को परस्यू कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना। एक्सोर्ट करने का मतलब होता है निवेदन करके बुलाना, किसी को स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करना, स्ट्रांग रिक्वेस्ट करना, ठीक है ना, एक तरह से अर्ज करना। एक्सोर्ट का मतलब होता है अर्ज करना, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं भाई, शोरूम से जो कलरफुली डेकोरेटेड शोरूम्स है, वो इनको क्या कर रहे हैं, पासर भाई को अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो बुलाने के लिए क्या शब्द यूज कर सकते थे, फैसिनेटिंग, आकर्षित कर रहे हैं, और एक्सोर्ट, ये दोनों आएंगे। ड्रॉ तो कर नहीं सकते और परस्यू कर नहीं सकते, खींचेंगे तो है नहीं, वो ये तो है नहीं भी रस्सी को बांध, रस्सी से बांध के और पासर्स भाई को खींचा जा रहा है, वो तो है नहीं। तो पासर्स भाई को खींचा नहीं जा रहा है, तो परस्यू भी नहीं कर रहे कि हम उनको कोई फॉलो करने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। तो या तो वो शोरूम है वो क्या करेंगे, फैसिनेट करेंगे, और या फिर एक्सोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर फैसिनेटिंग नहीं आ सकता, फैसिनेटिंग नहीं आएगा, क्योंकि फैसिनेटिंग शब्द है ना। वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, एक होती है डायनेमिक वर्ब, एक होती है डायनेमिक वर्ब, और एक होती है स्टेटिव वर्ब, है ना। तो किसी को फैसिनेट करना है ना, ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब बोलते हैं किसको, डायनेमिक वर्ब कौन सी होती है, जिनको हम अपने हाथों पैरों के द्वारा परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, जैसे लिखना है, पढ़ना है, गाना है, चलना है, तो ये काम तो हम करके दिखा सकते हैं, है ना। और स्टेटिव वर्ब होती है, वो होती है एक तरह से मानसिक अवस्था, जैसे जो काम दिमाग से या हमारे दिल से होते हैं वो सारी की सारी स्टेटिव वर्ब्स होती है,
ठीक है ना, लव करना, हेट करना, होप करना, विश करना, डिजायर करना, बिलीव करना, अंडरस्टैंड करना, फील करना। तो ये सारे काम जैसे मैं आपको जानता हूँ, तो बताओ जानने की क्रिया हाथों पैरों से होती है क्या? अगर किसी बंदे के हाथ नहीं हो तो हम ये बोल सकते हैं क्या भाई इसके तो हाथ ही नहीं है, ये किसी को क्या जानता है? तो एक्चुअल में जानना क्रिया वो कौन सी है? मानसिक अवस्था, एक मानसिक अवस्था है। तो जो वर्ब्स मानसिक अवस्था होती है ना, उनमें बेटा कभी आईएनजी का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह सकता शी इज हेटिंग यू, नहीं, शी हेट्स यू, ठीक है ना। इसी प्रकार फैसिनेट करना है ना, वो भी बेटा एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। तो इसलिए स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का यूज नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं फैसिनेटिंग का यूज नहीं करूंगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक्सोर्ट करना, ठीक है ना। हाँ, फैसिनेट आईएनजी जोड़े बिना मैं इसको वर्ब के रूप में यूज कर सकता हूं, जैसे फ्लावर्स फैसिनेट पीपल या एवरीवन, ठीक है ना। तो यहां पर अब ये वर्ब है, यहां पर ये वर्ब है, इसको आईएनजी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज मत करो, बाकी अगर इंडेफिनाइट प्रेजेंट में यूज कर लो, पास्ट इंडेफिनाइट में यूज कर लो, लेकिन इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज मत करो इनको, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, वो जो शोरूम से वो स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करे पासर्स बाई के, किस बात के लिए कि भाई आप हम में आइए, टू लेट हेयर डाउन, लेट हेयर डाउन, लेट का मतलब अनुमति देना, हेयर माने बालों को, डाउन नीचे गिरने की। जब आप पार्टी कर रहे हो, नाच गा रहे हो, तो आपके बाल है वो क्या करते हैं, एकदम जैसे जो आपने बन वगैरह बना रखी है, मांग निकाल रखी है, वो वैसी रहती है, या बाल मतलब आपके खुले हो जाते हैं, है ना। तो लेट हेयर डाउन का मतलब होता है नाचना, मौज मस्ती करना, इंजॉय करना, इंजॉय करना, अपने बालों को लहराने देना, लहराने देना मतलब मौज मस्ती करना। स्प्लर्ज, वो जो शोरूम्स है ना, वो क्या बोल रहे हैं, पासर्स बाई को निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इंजॉय करिए, स्प्लर्ज करिए। स्प्लर्ज करने का मतलब होता है खुल के पैसा खर्चा करना, लैविशली स्पेंड, टू स्पेंड लैविशली, दिल खोल के पैसा खर्च करना खूब सारा, उसको बोलते हैं स्प्लर्ज करना। एंड टेक, और वो घर पे जाए, जब आप शोरूम से जाओगे तो क्या लेके जाओगे? गिफ्ट्स, जो आपके पास तोहफे है उनका क्या लेकर जाओगे भाई? देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है भाई क्या लेके जाओ, टोकन लेके जाना है, लिस्ट लेके जानी है। लिस्ट तो क्यों लेके जाएंगे, शोरूम से लिस्ट थोड़ी ना लेके जाएंगे। प्लेसमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, प्लेसमेंट की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। टोकन तो प्रतीक होता है, तो हमें बैग फुल, पूरा का पूरा बैग भर के हमें किसका लेके जाना है? गिफ्ट्स का लेके जाना है। तो बेटा यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा बैग फुल, ठीक है ना। कहाँ पे लेके जाना है? घर पे, फॉर द फैमिली, हमारे परिवार के लिए। आफ्टर ऑल द न्यू ईयर्स इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर का मतलब होता है बिल्कुल करीब, बेटा ये फ्रेज है राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर, और इसका मतलब होता है बिल्कुल नजदीक। राउंड द कॉर्नर इसका मतलब होता है वेरी नियर, वेरी नियर, ठीक है। अच्छा, एक शब्द मेरे याद आया यार, मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे बैगफुल शब्द लिखा हुआ है, जैसे लिखा है बैगफुल, अगर किसी भी शब्द में फुल लिखा है और अगर हमें इसका प्लूरल बनाना पड़ जाए, किसका? किसी भी शब्द में फुल लिखा है, तो बेटा इसका प्लूरल बैग्स फुल मत बनाओ, इसका प्लूरल बैग्स फुल मत बनाओ, बल्कि एस जो जोड़ना है ना वो फुल में जोड़ो। तो क्या बन जाएगा? बैगफुल्स। स्पूनफुल है, मान लिया स्पूनफुल है और हमें इसका प्लूरल बनाना है, तो बेटा स्पून का प्लूरल मत बनाओ, फुल का प्लूरल बनाओ। माउथफुल है तो माउथ का नहीं बनाना, फुल का बनाना है, माउथफुल्स, ठीक है ना। हैंडफुल है तो बेटा हैंड का मत बनाओ, फुल का बनाओ। तो क्या बन जाएगा? हैंडफुल्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो भाई चलते हैं अपने 95 हो गए, चलते हैं 96 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है बेटा अपना 96, ठीक है ना। तो दे रखा है भाई जंबल्ड अप सेंटेंसेस। बेटा हमें कितने सेंटेंस दे रखे हैं? 4, और चारों आपस में कैसे जंबल अप है। अब जंबल अप का मतलब तो आप समझते हो, जंबल अप का मतलब समझते हो कि जो भी सेंटेंस दे रखे हैं ना, इनका ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। हमें डिसाइड करना है कि एस पहले जाएगा, आर पहले जाएगा, क्यू पहले जाएगा या पी पहले जाएगा, व्हाटएवर जो भी एक्चुअली इसका सीक्वेंस है वो हमें डिसाइड करना है। तो देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। जब भी एक चीज और, पीक्यूआरएस वाले सेंटेंस है ना, इनको कभी भी हिंदी अनुवाद के अकॉर्डिंग मत किया करो, हिंदी अनुवाद करके मत बनाया, कोई एक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया करो। जैसे कोई भी सेंटेंस है तो उसमें होता है एस वी ओ सी ए, वी की जगह में कई बार पी भी लगाया हुआ मिल सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद में एडवर्ब। तो
इतने सारे सिस्टम इसके अकॉर्डिंग चलता है सेंटेंस, है ना। तो देखते हैं भाई अपने, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट बेटा कौन होगा, या तो कोई नाउन होगी या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के अलावा तो कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है, टू डिस्पोज, टू के बाद में वर्ब दे रखी है, हमारा पहला सेंटेंस तो बेटा नहीं हो सकता। ठीक है, द मॉडर्नाइजेशन ये हो सकता है क्योंकि इसमें द लगा रखा है, और द क्या चीज है, आर्टिकल है, और बेटा आर्टिकल के तुरंत बाद वाला कौन होता है, नेचुरल सी बात है, नाउन होती है, और जो नाउन होती है वो नाउन सब्जेक्ट हो सकती है, नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है। इसके बाद में आ गया बेटा प्रोवाइड, प्रोवाइड है ये तो वर्ब होती है, तो ये तो सब्जेक्ट सेंटेंस पहला हो नहीं सकता। अच्छा, मैनुअल लेबर कंसिडरेबली, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है लेकिन अपने ट्राई करके देखते हैं। एक तो ये हो गया, या तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा क्यू, या तो होगा क्यू और या होगा एस, क्योंकि एस में भी तो देखो ये नाउन है ना, मैनुअल लेबर। तो इसके बाद में कोई और चीज अपन देखते हैं। एक चीज देखो यहां पर लिखा है वुड ऑल्सो, क्या लिखा है, और बेटा ये वुड शब्द क्या चीज होता है, ये शब्द है मोराल, और मोराल्स कभी भी मेन वर्ब के बिना आ ही नहीं सकते, क्योंकि मोराल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, ये मेन वर्ब का काम तो कभी करते ही नहीं है। तो हमें इसके बाद में क्या चाहिए बेटा, मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो इसके तो लास्ट में वुड है, चेक करो किसी एक के शुरुआत में मेन वर्ब की पहली फॉर्म मिलेगी, भाई इसके लास्ट में मोराल दे रखा है, तो किसी एक की शुरुआत में मेन वर्ब की पहली फॉर्म दे रखी होगी। तो ये टू वाला तो आ नहीं सकता, क्योंकि वुड के बाद में टू प्लस पहली फॉर्म थोड़ी ना आएगी, यहाँ पर तो सीधी पहली फॉर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये भी नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, तो नेचुरल सी बात है कौन आ जाएगा, प्रोवाइड आ जाएगा, क्योंकि प्रोवाइड है वो मेन वर्ब की पहली फॉर्म होती है, प्रोवाइडेड है वो सेकंड फॉर्म होती है, और प्रोवाइडेड है वो थर्ड फॉर्म भी होती है। तो बेटा नेचुरल सी बात है, एस के बाद में क्या आ जाएगा, आर जाएगा, एस के बाद में क्या जाएगा, would also provide better sanitary facilities to dispose of। एस के बाद आर, एस के बाद में आर की कंडीशन कहां पर है भाई, एस के बाद में आर की कंडीशन एक तो ये रही, और एक एस के बाद में ये रहा, और एक एस के बाद में ये रहा। लेकिन पी और क्यू से तो सेंटेंस शुरू ही नहीं हो सकता, पी और क्यू से तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, क्यू से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तो बच कौन गया, बच कौन गया भाई अपना, क्यू से शुरू हो सकता है भाई, द मॉडर्नाइजेशन, हाँ क्यू से शुरू हो सकता है, पी से नहीं हो सकता, लेकिन क्यू से शुरू हो सकता है। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा भाई, क्यू और फिर एस के बाद में आर और पी, क्यू एस आर और पी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो इसको पढ़ के देखते हैं एक बार। द मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण वुड रिड्यूस, रिड्यूस कर देगा किसको भाई, क्या रिड्यूस कर देगा, वर्ब है ना, ये वर्ब आ गई। अब इसके तुरंत बाद में हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, वो भी कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो किसको रिड्यूस कर देगा, इस लेबर को रिड्यूस कर देगा, इस लेबर को रिड्यूस कर देगा। तो ये वर्ब है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है ना। तो क्यू के बाद में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और देखो क्यू के बाद में एस आ गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे वुड दे रखा है, वुड दे रखा है, वुड का हमें पता है, वुड के बाद में प्रोवाइड आ जाएगा, तो एस के बाद में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर के बाद में बच गया वो पी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा सीक्वेंस बन गया भाई, द मॉडर्नाइजेशन वुड रिड्यूस मैनुअल लेबर कंसिडरेबली एंड वुड आल्सो प्रोवाइड बेटर सैनिटरी फैसिलिटीज टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मैटर, क्यूएस आरपी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन हो गया अपना 96, देखते हैं क्या लिखा है भाई। बेटा ये भी जंबल डप है, ये भी अपना किसका सेंटेंस है, जंबल अप वाला है। जंबल अप वाले का मतलब वो ये पैरा जंबल वाला एक बार फिर से आ गया, अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। इन चारों को देखते ही पता लग रहा है, इन चारों को देखते ही पता लग रहा है कि डिस्पाइट से हमारा सेंटेंस शुरू हो सकता है। हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो सकता है, डिस्पाइट से भी हो सकता है और इंस्पाइट ऑफ से भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, इंस्पाइट ऑफ। अच्छा, पेपर में एक एरर भी आती है भाई इससे रिलेट करती हुई, बेटा सेंटेंस को शुरू तो किससे कर देगा, डिस्पाइट से, लेकिन बाद में क्या लगा रखा होगा, ओव लगा रखा होगा। और एक चीज याद रखो, डिस्पाइट के साथ कभी भी ओव का यूज नहीं होता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ओव का यूज नहीं होता है, तो डिस्पाइट अकेला आता है। हाँ, इतना मैं बता रहा हूँ कि डिस्पाइट की जगह अगर इंस्पाइट ऑफ आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सेंटेंस बिल्कुल डिस्पाइट से भी शुरू हो सकता है और इंस्पाइट ऑफ से भी शुरू हो सकता है। तो बेटा अपना आंसर जो सीक्वेंस है वो किससे शुरू होगा, एस से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए,
जब सेंटेंस कोई डिस्पाइट से शुरू होगा ना, डिस्पाइट से शुरू होगा, तो डिस्पाइट वाला जो भी है, जो ये भी क्लोज जो भी दे रखा है ना, इसके आगे जो क्लोज दे रखा होगा वो इसका एकदम उल्टा होगा, मीनिंग में इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। तो यहां पर इसने क्या दे रखा है, बेस्ट एफर्ट, डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट्स, तो हर आदमी है वो एफर्ट कितने डाल रहा है, बेस्ट डाल रहा है, तो आगे काम कैसा होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। भी बंदा क्या कर रहा है, बेस्ट एफर्ट डाल रहा है, तो आगे काम भी कैसा होना चाहिए, अच्छा। लेकिन जब डिस्पाइट लिखा हुआ गया तो इसका मतलब ये होगा कि इसके आगे जो भी चीज लिखेंगे, अपने जो भी क्लोज लिखेंगे, वो कैसा होगा, इसका उल्टा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या दे रखा है, देखो, एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन, एक्सीडेंट आज भी क्या करे, बाउंड टू हैपन मतलब हो रहे हैं, निश्चित है, होंगे ही होंगे। तो ये इसका जस्ट उल्टा हो गया। बेस्ट एफर्ट डालने के बावजूद क्या हो रहा है, एक्सीडेंट आर स्टिल बाउंड टू हैपन। तो एस के बाद में अपना कौन सा जाएगा भाई, पी जाएगा, एस के बाद में हो जाएगा अपना पी, और एस के बाद में पी वाला ये रहा, तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद में आ जाएगा 2, इसके बाद में आ जाएगा 2, और इसके बाद में फिर आ जाएगा ओकेजनली। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा चीज आपको बताना चाहूंगा, एक बताने वाली चीज है थोड़ी सी, वो मैं आपको बताता हूँ। जब 2 लिखा आ जाए ना, कहीं पर भी 2 लिखा है या ऑल 2 लिखा है, बेटा ये भी कैसी चीजों को जोड़ते हैं, ये भी एक दूसरे के विपरीत चीजों को जोड़ते हैं। तो यहां पर इसने क्या लिखा है, एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन, एक्सीडेंट तो होंगे ही होंगे, लेकिन बीच में ये क्या डाल रहा है, किस शब्द को, 2 को डाल रहा है। अब एक तरफ तो ये कह रहा है कि एक्सीडेंट तो होंगे ही होंगे, और ओकेजनली क्या बोल रहा है, लेकिन रोज रोज तो फिर भी नहीं होंगे। ओकेजनली का मतलब क्या हुआ, एक्सीडेंट तो होंगे, रोज रोज तो फिर भी नहीं होंगे, होंगे कभी कभार तो हो ही जाएंगे। तो ये वाला और ये वाला शब्द वो एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत को जोड़ने के लिए फिर किसका यूज कर दिया, 2 का यूज कर दिया। बात को समझने की कोशिश करो, ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के विपरीत है, किसकी वजह से, डिस्पाइट हमेशा कैसे सेंटेंसेस में यूज होता है, जहां 2 क्लॉजेज एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है ना। तो फिर अब की बार ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो इनके बीच में किसको रख दिया, इसके बीच में 2 को रख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, 2 शब्द है वो 2 काम करता है भाई, 2 है बेटा वो आपका कंजंक्शन भी हो सकता है, और वही आपका एडवर्ब भी हो सकता है, यह आपका एडवर्ब भी हो सकता है। अब चूंकि 2 के बाद में कोई क्लोज तो है नहीं, कोई सब्जेक्ट और वर्ब तो है नहीं, तो यहाँ पर ये 2 क्लोजेस को तो जोड़ नहीं रहा, नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पर काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। समझ रहे हो बात को, यहाँ पर 2 एडवर्ब क्यों है, बिकॉज 2 के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो क्लोज तो है नहीं इसके बाद में, तो ये 2 यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर यही कंजंक्शन होता तो 2 क्लोजेस को जोड़ रहा होता, ठीक है। क्वेश्चन है भाई अपना 98, क्वेश्चन है अपना 98, देखते हैं क्या दे रखा है 98 में। 98 में दे रखा है भाई पैसिव और एक्टिव। अगर दिया हुआ सेंटेंस हमारा पैसिव का है तो हमें एक्टिव बनाना है, और दिया हुआ सेंटेंस अगर एक्टिव का है तो पैसिव और पैसिव का है तो हमें एक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दे रखा है यू माइट हैव हर्ड द न्यूज ऑफ गांधी जी, बढ़िया अच्छा सेंटेंस है भाई। जब भी आपको वॉइस से रिलेट क्वेश्चन दिया जाए, आपको सबसे जरूरी चीज किसका ध्यान देना है, वर्ब का। सबसे जरूरी किसका ध्यान देना है, वर्ब का। एक चीज और होती है, जब भी वॉइस चेंज करो तो वर्ब के जो बाद वाला होता है, जो वर्ब के बाद वाला होता है वो तो वर्ब से पहले आ जाता है, और जो वर्ब से पहले होता है वो वर्ब से बाद में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हमें वर्ब क्या दे रखी है, माइट शब्द है, ये क्या चीज है, मोडाल है बेटा, ये क्या चीज है, मोडाल। और इसके बाद में क्या दे रखा है, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, अगर पैसिव बनाएंगे तब तो मोडाल के बाद में, पैसिव बनाएंगे तो मोडाल के बाद बी लगाना चाहिए, और अगर हैव के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हैव के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हैव के बाद में बी इनका यूज करना चाहिए। अगर किसी वाक्य में मोडाल दे रखा है और हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो नेचुरल सी बात है मोडाल्स के बाद में बी का यूज करना पड़ेगा। लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ बी लगा देता हूँ तो हैव नाराज हो जाएगा कि मेरी वजह से पैसिव वॉइस में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, कि जब भी हैज या हेड दे रखा हो तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम हमें बी का यूज करना पड़ेगा। तो चलेगी किसकी दोनों में से, बेटा ये तो होता है वीक, ये तो है वीक हेल्पिंग वर्ब, और ये है स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे बताओ चलती किसकी ज्यादा है, वीक की या स्ट्रॉन्ग की, स्ट्रॉन्ग की चलती है, तो बेटा हमें बी नहीं लगाना, हमें बी लगाना है। तो जब भी कभी आपको क्या दे रखा हो, मोडाल दे रखा हो और साथ में हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो बेटा पैसिव कैसे बना देना, मोडाल प्लस
हैव प्लस बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो बेटा देखो, माइट भी होना चाहिए, हैव भी होना चाहिए, बीन भी होना चाहिए, और हर्ड के थर्ड फॉर्म तो हर्ड ऑलरेडी दे ही रखी है, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो हमें पहले से ही दे रखी है ना। तो देख लो क्या हो जाएगा, इसमें दे रखा है माइट ही हटा दिया, तो बेटा ये तो गलत ही हो गया। इसमें माइट हैव के साथ में बीन नहीं लगा रखा, तो बेटा ये भी गलत हो गया। यहाँ पर माइट हैव भी है, साथ में बीन भी है, ये भी ठीक हो गया, है ना। तो बेटा यही ठीक हो गया फिर अपना, है ना। अच्छा, ये वाला क्यों गलत हुआ भाई, हैव बीन हर्ड वाला, क्योंकि बेटा इसने माइट को हटा रखा है, जबकि माइट को क्यों हटाना चाहिए भाई, माइट को तो जो मोडाल दे रखा है उसको क्यों हटाएंगे वो इस चेंज करते टाइम अपन, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। और इसमें एक चीज और देखो, जो वर्ब के बाद में है नेम ऑफ गांधी, उसको तो पहले ले गए, और जो वर्ब से पहले यू है उसको देख लो यहाँ पर बाद में ले गए। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, खुद अटेम्प्ट करके देखियो, ठीक है ना। जैसे ही ought to have this story या this story whatever, बेटा इसका अटेम्प्ट करके देखना, इसका वॉइस चेंज करना है आपको। अब मुझे नहीं पता ये एक्टिव का या पैसिव का, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। और अगर एक्टिव है तो इसका पैसिव बनाना है आपको, और अगर ये पैसिव का है तो फिर आपको एक्टिव बनाना है, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर बेटा इसमें बिल्कुल यही फॉलो करेगा, इसमें स्ट्रक्चर यही फॉलो करेगा, क्योंकि ये भी तो बेटा मोडाल ही तो ना, उर्दू भी तो मोडाल होता है, ठीक है। तो चलते अभी क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया अपना 99। बेटा क्या दे रखा है भाई, फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरना है हमें, ठीक है। फिल इन ब्लैंक बोले तो खालिस्तान भरना है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब एकदम फिट बैठने वाला, एकदम सही है उससे, तो अपने पास शब्द दे रखा है स्पॉइल्ड, रेवेज्ड, डेमोलिश्ड और इरोडेड। क्वेश्चन क्या है, द सॉल्ट स्प्रे, जो सॉल्ट का स्प्रे था उसने ग्रेजुअली, ग्रेजुअली बोले तो स्लोली, धीरे धीरे क्या कर दिया भाई, ब्रिज को। जैसे ही ये शब्द लिखा देखा तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। तो बेटा धीरे धीरे कोई चीज के साथ स्पॉइल्ड का मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता स्पॉइल्ड का। स्पॉइल्ड मतलब होता है बिगड़ना। तो पुल को बिगाड़ने की बात थोड़ी है यहाँ पर कि पुल को धीरे धीरे बिगाड़ा जा रहा है। बिगाड़ना तो आदत होती है, वो तो आदमियों के लिए यूज होता है, पुल को थोड़े ना स्पॉइल किया जाएगा, तो ये तो नहीं आएगा इसमें। रेवेज करने का मतलब होता है ध्वस्त हो जाना। क्या हो जाना बेटा, ध्वस्त हो जाना, क्लैप्स कर जाना, एक तरह से क्या हो जाना, क्लैप्स कर जाना, एकदम से धड़ाम से गिर जाना, उसको बेटा रेवेज करना बोलते हैं, ध्वस्त हो जाना। और उसी को क्या बोलते हैं, क्लैप्स करना बोलते हैं। तो बताओ इसमें रेवेज कैसे हो जाएगा, यहाँ तो धीरे धीरे की बात हो रही है, तो धीरे धीरे बताओ वो एकदम से धड़ाम से कैसे गिर जाएगा, क्लैप्स कैसे करेगा, रेवेज कैसे करेगा, उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है ना। डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब भी क्या होता है, नष्ट कर देना। तो फिर उसमें फिर ग्रेजुअली का क्या मतलब हुआ, मतलब बन गया इरोड करना। इरोड का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे करके खत्म होना, उसको इरोड करना बोलते हैं। क्षय होना, अपक्षय होना, अपक्षय होना, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इरोड। जो नमक वाला स्प्रे डाला गया है उसने धीरे धीरे इरोड कर दिया किसको, ब्रिज को, पूरी तरह से उसको धीरे धीरे अपक्षय हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन अपना है भाई 99, देखते हैं, सॉरी 100 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 100 पे पूछा क्या है, देखते हैं। Select the one which best expresses the same sentence in indirect या डायरेक्ट फॉर्म। इससे पहले वाला जो अपना क्वेश्चन नंबर 99 था वो किसका था भाई, वो इसका। अब की बार अभी जो क्वेश्चन दे रखा है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दे रखा है ना। तो क्वेश्चन में बंदे ने क्या दे रखा है भाई, जो इन्वर्टेड कोमा वाला पार्ट है उसको तो दे रखा है इसने पहले, और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला पार्ट होता है उसको दे रखा है बाद में, ठीक है ना। तो बंदा बोलने वाला कौन है यहाँ पे, ही। तो अभी क्या लिखना पड़ेगा, ही सेड है, तो यहाँ पे ही सेड दे रखा है, ही टोल्ड दे रखा है, ही सेड दे रखा है, ही आस्क्ड दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो अंदर वाला वाक्य शुरू हो रहा है वो किससे शुरू हुआ है भाई, आई से। तो आई तो कोई प्रोनाउन है, आई तो कोई प्रोनाउन है, और यहाँ पर क्या चीज होता, कोई नाउन होता। तो बेटा ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव। अगर कोई भी वाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। और असर्टिव सेंटेंस में आपको जो भी ये सेड दे रखा है ना, इस सेड को किस, या तो सेड ही रखो और या फिर क्या बना लो, इसको टोल्ड बना लो।
लेकिन अगर साथ में कोई सुनने वाला नहीं दे रखा, मतलब ये बंदा तो है बोलने वाला, ये बंदा तो है बोलने वाला, लेकिन यहाँ सुनने वाला नहीं दे रखा, तो आप इसको कभी भी टोल्ड नहीं बना सकते, है ना। तो भाई देखो इसमें टोल्ड अपन बना नहीं सकते, टोल्ड तो बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कोई सुनने वाला बंदा नहीं दे रखा, ठीक है ना। और आस्क्ड नहीं बना सकते क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव है, नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, तो इसमें अपन क्या करेंगे भैया जी, डी को भी काट देंगे क्योंकि इसने आस्क्ड दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ही शेड वाला ये भी हो सकता है और ही शेड वाला ये भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं क्या चेंज है। दैट इसमें भी है, दैट इसमें भी है, डिडंट नो इसमें भी है और डिडंट नो इसमें भी है, द वे इसमें भी है और द वे इसमें भी है, एंड डिड आई नो इट, एंड डिड आई नो इट। बेटा ये गलत हो गया, यहाँ पर ये वाला पार्ट गलत हो गया। क्यों हो गया ये मैं बताता हूँ आपको। तो यहां तक अपने पहुंच गए, वे तक कॉमन है, वे तक तो कॉमन है, इस वे तक कॉमन है। अब इस डू यू का देखते हैं। जैसे डू यू लिखा, जैसे अब इस वे के मैं बाद में बता रहा हूं आपको, इस वे के बाद में क्या करना है। आगे वाला जो सेंटेंस है वो कैसा है, इंटेरोगेटिव है। एक सेंटेंस इससे पहले वाला सेंटेंस है वो तो असर्टिव है क्योंकि नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, और दूसरा सेंटेंस ये क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसमें वर्ब मेन वर्ब तो दे ही नहीं रखी। तो जब इस यू के बाद में मेन वर्ब नहीं दे रखी तो अपने इस नो को ही मान लो ना मेन वर्ब। किसको मान लो, नो को मान लो। यहाँ पर मेन वर्ब कौन है, नो को मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है और नो मेन वर्ब है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों के बीच में होता है, ठीक है ना। तो अब आगे वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, अगर कोई सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, तो नेचुरल सी बात है हमें क्या करना होता है, जो वर्ब है उसको शेड को किस में चेंज करना पड़ता है, आस्क्ड में चेंज करना पड़ता है। तो बेटा ये देखो हमें एंड भी लिखना पड़ेगा। एंड क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि एक वाक्य तो ये रहा, एक वाक्य ये रहा, दोनों को जोड़ना है तो एंड भी लिखना पड़ेगा। और आगे वाले वाक्य इंटेरोगेटिव है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसमें आस्क्ड भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसने आगे क्या लगा रखा है, देखो इसमें तो एंड डिड आ गया, तो ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया। दौड़ में क्या बच गया, एंड आस्क्ड वाला, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। भैया ये मी कहां से लेके आ गया, इस पे मैं थोड़ी बाद में बात करता हूं, पहले एक चीज और बता दूं। आस्क्ड मी आ गया। अच्छा हमें पता है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होता है, तो कंजंक्शन कौन होता है, दैट। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन तीन होते हैं, या तो इफ और या वेदर और या WH वर्ड। अब बेटा WH वर्ड तो इसने हमें कोई दे नहीं रखा, वेन वेयर वाई तो दे नहीं रखा, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो हमारा कंजंक्शन क्या हो जाएगा, या तो इफ और या वेदर हो जाएगा। तो इसने क्या लगा रखा है, इफ लगा रखा है, तो यहाँ पर देखो इफ आ जाएगा। अब ये आई कौन है, आपको पता है आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये आई किसका बन गया, अंदर दे रखा है इसने यू। बोलने वाला बंदा कौन है भाई, बात बोली किसने है, ही ने, ठीक है, ही से। सुनने वाला कौन है, ये बंदा इसने दे ही नहीं रखा। और अंदर क्या दे रखा है, इसने इन्वर्टेड कॉमा में क्या दे दिया, यू दे रखा है। अब आपको पता है यू है वो हमेशा इस बात को सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सुनने वाला बंदा तो कोई दे ही नहीं रखा, तो हम किसको माने। यहाँ पर इसका एक नियम होता है, एक तो होता है 132, एक तो नियम है 132 का, और एक नियम है 31-32 का। बस ये याद रख लो, 31 और 32 का ये नियम याद रख लो आप। अगर यहां पर दे रखा है फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी, कौन कौन दे रखे हैं, आई और वी। और बाहर कौन दे रखा है, अंदर कौन दे रखा है, अंदर दे रखा है सेकंड पर्सन यानी यू दे रखा है। इधर तो दे रखा है आई और वी, और इधर दे रखा है यू। तो यहाँ पर बेटा थर्ड पर्सन आप अपने मन से मान लो, ही को मान लो, शी को मान लो, किसी को भी मान लो। अगर यहां पर दे रखा है थर्ड पर्सन और यहां पर दे रखा है सेकंड पर्सन यानी यू दे रखा है, और ये दे नहीं रखा, ये दे नहीं रखा, तो इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि यू चेंज ही किसके अकॉर्डिंग होता है, यू चेंज ही सुनने वाले के अकॉर्डिंग दे रखा है, सुनने वाला दे ही नहीं रखा। तो बेटा अगर यहाँ थर्ड पर्सन दे रखा है और अंदर सेकंड पर्सन है, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से आप अपने मन से किसी को भी मान सकते हो, मी को भी मान सकते हो, हिम को मान सकते हो, हर को मान सकते हो, है ना। तो इसने पता है क्या किया, इसने यहाँ पर सुनने वाला किसको मान लिया, मी को मान लिया अपनी तरफ से। कर्ण, ही कौन है, थर्ड पर्सन, यू कौन है, सेकंड पर्सन। और हमने लिखा क्या है, जब 3 आ जाए और 2 आ जाए तो एक को अपनी तरफ से माना जा सकता है। तो इसने अपनी तरफ से यहाँ पर किसको मान लिया, मी को मान लिया। और हमें पता है ये यू है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इस मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यू को जब मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यानी मी किससे बनाए, आई के अकॉर्डिंग बनाए, तो यू है वो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बन जाएगा,
आई बन जाएगा। हमें पता है जब डू डज अकेला होता है, डू या डज अकेला होता है तो उसको हटा देते हैं और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू। लेकिन यहाँ पर तो इसने न्यू की जगह डिड लगा रखा है। हाँ भाई, लगाया जा सकता है। अगर इसी नाउन का यूज पहले हो चुका है, इसी नाउन का यूज पहले हो चुका है, तो हम सेकंड फॉर्म की जगह क्या लगा सकते हैं? डिड लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पर पहली फॉर्म होती डू होती, अगर यहाँ पर नो होता, अगर यहाँ पर नो होता तो हम क्या लगा सकते थे? डू लगा सकते थे। और अगर यहाँ पर नो में एस या यस होता तो हम क्या लगा सकते थे? डज लगा सकते थे। मतलब डू, डज और डिड तीनों का यूज हो सकता है। किस लिए हो सकता है? नाउन्स का रिपीटिशन रोकने को। तो दैट वाज द क्वेश्चंस एंड द सॉल्यूशंस। समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले किसी जो 253 पेपर है उसको लेकर के। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय।